हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 7 सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 7 में पॉपुलर रेजिस्टेंस टू बी द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, यानी ब्रिटिश के रिगार्डिंग कौन कौन से जन प्रतिरोध हुए उसके विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है रहेगा हर एक मानने में हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। जो भी बच्चे हैं जिनके सिलेबस में पॉपुलर रेजिस्टेंस टू बी देयर ब्रिटिश रूल है, तो इसका मतलब ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए, और साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये साबित होगा। ठीक है, और इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण करता है, या जब राजा किसी का शोषण करता है, चाहे कहते हैं बड़े बड़े जो लोग होते हैं जब आम लोगों का शोषण करते हैं, तो कहते हैं उनका गुस्सा जो है एक विद्रोह के रूप में जो है जन के समक्ष आता है, और यह विद्रोह उनके जो है पतन का सबसे बड़ा कारण बनाता है। यही बातों की तरफ जो है हमारा अगला पॉइंट इशारा कर रहा है कि 19वीं सदी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह किन कारणों से हुई। कहते हैं यहाँ पर किसानों और जनजातियों के साथ अंग्रेजों ने वो सारे व्यवहार किए जो सही नहीं था। उनके साथ वो सारे कुछ छीन ली गई जो उनका अधिकार था, फिर भी उनको दिया नहीं गया। और अपने अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए किसानों के द्वारा और जनजातियों के द्वारा आंदोलन शुरू की गई। और कहते हैं ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और काफ़ी इसकी महत्ता भी है। तो चलिए इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें हर एक आंदोलन का, जो किसानों से संबंधित थे और जनजातियों से संबंधित थे। और इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा और सभी वीडियो को जो ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि जब भी वीडियो देखिए, जब भी समझिए, एकांत में देखिए और पूरा वीडियो देखिए, इससे आपको पूरी बात समझ में आएगी और सारे पहलू को समझ पाओगे। क्योंकि कहते हैं रटे हुए चीज़ों का जल्दी आपको माइंड में नहीं रह पाएगा, लेकिन समझा हुआ चीज़ सदैव आपके मस्तिष्क में रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके अंतर्गत त्रिपाण सेंटर ने बताया। अब बात यहाँ हम करें अपने पॉइंट पे, 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विरोध। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1760 की कालावधि में शुरू करे तो सन्यासी विद्रोह और बंगाल बिहार में जो है मछुआरों का विद्रोह तक शायद ही कोई वर्ष ऐसा होगा जिसमें कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ हो। देखिए, कहते हैं बहुत से जो है विद्रोह हुई, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, चाहे बंगाल का विद्रोह हो, चाहे बिहार में मछुआरों के द्वारा किया गया विद्रोह हो, सभी विद्रोह महत्वपूर्ण थे। इवन कि सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। 1863 से लेके 1856 तक छोटे छोटे विद्रोह का छोड़कर कहते 40 मुख्य विद्रोह थे, यानी छोटे छोटे विद्रोह को छोड़ दें तो 40 मुख्य विद्रोह हुए। यद्यपि सभी विद्रोह विशेषताओं और प्रभाव की दृष्टि से स्थानीय ही थे। वे सभी परंपराएं विभिन्न प्रकृति के थे, क्योंकि प्रत्येक विद्रोह का विभिन्न विभिन्न लक्षण होते थे। तो ये कहते हैं ना, हर विद्रोह का अपना एक सिस्टम होती है, अपना एक लक्ष्य होती है,
और हर विद्रोह अपनी आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। और इस पाठ के अगले खंड में हम इस आंदोलन के संबंध में विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस भारत के मैप में भी आपको उस समय के अंतर्गत दिखाई गई कुछ आंदोलन नज़र आ रहा होगा, चाहे वो भील का आंदोलन हो या मापिल्ला का हो, पोलीगर्स का हो, चाहे कोल का हो, मुंडा का हो, फ़कीर का हो, सन्यासी का हो, नील का हो, संभाल का हो या जातियांश का हो। कहते हैं मैक्सिमम आंदोलन जो थे बिहार साइड, कलकत्ता के साइड यानी पूर्वी क्षेत्र में ही देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है पॉइंट, किसान विद्रोह। कहते हैं किसी भी देश के लिए किसान कितना महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप लोगों के सिवा कोई बेहतर नहीं जानता होगा, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हैं। किसानों ने जब फसल करना बंद कर दिया, नील की खेती करना शुरू कर दिया, तो भारत में जो है भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। किसान सदैव ही पूरे नागरिकों का जो है पालन पोषण करते हैं। जब किसान ही आंदोलन करने लग जाएं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और शायद उनके भलाई के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाई जा रही है या उनका शोषण हो रहा है। तो यही पॉइंट हमें दर्शाता है किसान विद्रोह। आखिर किसानों ने क्यों विद्रोह किया, क्या कारण था। किसान तो बहुत शांत किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो तो अपने कार्य में ही सदैव लगन में लगे रहते हैं, उनका कार्य ही उनका पूजा होता है। फिर भी उन्होंने जो है आंदोलनों में भाग क्यों लिया। पिछले पाठ में आपने विविध भूव्यवस्थाओं उनके भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो 6 चैप्टर का तो देखिए, उसमें सारे बातों का डिस्कस जो है किया गया है। अस्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट थे और जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। क्योंकि देखिए, ज़मीन जो होती है किसानों की होती है, न कि जमींदारों की होती है। अब बात यहीं से जो है उनका विद्रोह का कारण बना। परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में सफल रहे तो उनकी ज़मीनों को बेचा जा सकता था। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जमींदारों को भूमि के स्वामी बना तो दिया गया, लेकिन अगर समय रहते वो लगान अगर सरकार को नहीं देते हैं तो उनकी ज़मीनों की भी नीलामी कर दिया जाता था। अब बात आ गई नीलामी की। तो नीलामी में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर वो लगान नहीं देते, क्या जमींदार उस समय खेती में काम करते थे, खेतों में काम करते थे जो वो समय पे रहते अपना उपज उपजा लेते? संभव ही नहीं था। तो ये सारी दबाव किस पे पड़ा? किसानों पे। अब देखिए, किसान जो है खेत के मालिक भी नहीं है, ठीक है, और उनको उपज के लिए जो है साहूकारों ने ज़मीन दिया हुआ है और उनको समय पे लगान अदा करना पड़ता था। अब देखिए कितने कष्ट में किसान हो सकते हैं इस समय में। इसलिए जमींदारों भूस्वामियों के किसानों से छीनने के लिए जो है मजबूर भी किया गया। यानी जमींदार और भूस्वामियों को किसानों से जो है धन छीनने के लिए मजबूर भी किया, और चाहे उनकी सारी फसल नष्ट क्यों नहीं हो गई हो। यानी फसल नष्ट हो जाने के उपरांत भी किसानों के साथ शोषण की जा रही थी। यह किसान प्राय ऋणदाताओं से ऋण लेते थे। आपको पता है उस समय ऋण लेने की प्रावधान हर एक क्षेत्र में था और वो ऋण लेते थे, जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। वो दलित किसान उससे लिए गए ऋण को कभी भी लौटा नहीं पाते थे। अब देखिए कैसी विडंबना थी कि जो ऋण लेते थे उनको आपस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ऋण जहाँ 10 की ऋण होती थी वहाँ 1000 की ऋण में कन्वर्ट हो जाती थी। तो कहाँ से पूरा होगा। किसान अनपढ़ होते थे, उनको समझ बूझ नहीं होती थी, इसलिए जो होते थे ऋणदाता बढ़ा चढ़ा के उनसे जो है ऋण वसूला करते थे, जिनके कारण वो कभी भी ऋण जो है लौटा नहीं पाते थे। इसी कारण उन्हें घोर दरिद्रता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते किसी साल अच्छी उपज भी होती थी तो सारे के सारे उपज जो होते थे उन्हीं कर्जों को चुकाने में लग जाते थे, और फिर भी जो कर्ज होती थी वो नहीं लौटा पाते थे, और जिनके कारण उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगर माता पिता के द्वारा लिया गया ऋण बच्चे नहीं चुका पाते थे तो उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था उन्हीं खेतों में, और कहते उनके साथ बहुत दुराचार किया जाता था। तो समझ सकते हो ऐसी कंडीशन में किसान कैसे शांत बैठ सकते हैं। कहते हैं उनके बच्चों के लिए भी
दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी। अंततः निम्न एवं शोषित वर्ग के लोग अपने शोषकों पर प्राय आक्रमण करते रहते थे। यानी जो उनको शोषण करते थे, कभी उनके महलों पर अटैक करते थे, कभी उनके ऑफिसों पे करते थे, कभी पुलिस स्टेशन पे करते थे। आखिर क्या करें? कहते थे कहीं से कहीं तो न्याय तो मिले, लेकिन वो न्याय उनको कभी भी नहीं प्राप्त होती थी। जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान, यानी जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने के तरपत्य यह भी था कि अंग्रेज द्वारा उनकी ज़मीन को छीन भी लिया जाएगा। तब पश्चात ज़मीन के ऊंची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को जनाबी में बेच दिया जाता था, जो कि प्राय शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे और शहरों से आने वाले नए जमींदारों की ज़मीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल ही रुचि नहीं होती थी और वो ज़मीन को उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खादों में धन का निवेश नहीं करते थे, परंतु उनकी रुचि अधिक से अधिक लगान वसूल और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे। देखिए, उनको बीज देने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उनको खेतों में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उनको इंटरेस्ट सिर्फ थी तो उनको लगान में थी कि किसानों का चाहे अच्छा से फसल हो चाहे न हो, वो लगान वसूलने के फेवर में थी। यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे बहुत से पिछड़े और निष्क्रिय हो गए। कहते इस अवस्था में किसानों की हालत कैसी रहेगी आप स्वयं ही सोच सकते हो कि वहाँ पर उपज भी नहीं हो रही है और उनको जबरन जो है लगान भी वसूला जा रहा है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, गन्ना, पटसन, जूट, कपास और अफीम और इसी प्रकार के व्यापारिक फसलों को उपज शुरू कर दी, क्योंकि देखिए उनके खाने वाले चीज़ों से उनकी अच्छी आमदनी तो मिलते नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन फसलों का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया जिससे व्यापार दूसरे देशों में किया जा सके। जैसे नील की खेती थी, गन्ना था, पटसन था, कपास था, अफीम थी और इनसे उनको अच्छी रकम मिलती थी। यहीं से खेती कृषि का वर्गीकरण आरंभ हुआ। यहाँ से ही जो है कृषि का जो है कहते हैं वर्गीकरण किया कर दिया गया, यानी उपज के लिए जो बेचने के लिए उसके अंतर्गत कर दिया गया। फसल की अवधि के दौरान किसान अब अपनी फसल उत्पाद को बेचने के लिए थोक व्यापारियों, सौदागरों और दलालों पर निर्भर हो गए, क्योंकि दलाल, व्यापारी, थोक विक्रेता ही उनके जो है चीज़ों को खरीद सकते थे। जैसे हुए व्यापारी फसल की और मुड़े, खदानों का उत्पादन कम हो गया। जर्नल सी बात है, व्यापारिक फसल करेंगे तो खाने वाले वस्तु कहाँ से उपज होगी, और खाने वाला वस्तु उपज नहीं हो गया तो जर्नल सी बात है खदान कमी से अकाल पड़ गया, क्योंकि उनका जो था कहते हैं उनका जो क्षेत्र बदल गया। वो जो थे व्यापारिक फसल करने लग गए, खाद्यान्न फसलों को उन्होंने त्याग दिया। जब खाद्यान्न फसल नहीं होगी तो कहाँ से लोगों का पेट भरेगा, और जर्नल सी बात है अकाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अंत इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप हुए किसान विद्रोह के संबंध में यहाँ पर कुछ विद्रोह जो हमारे समक्ष होगा उसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ जानेंगे। सबसे प्रथम तो हमारा है फ़कीर और सन्यासी विद्रोह। कहते हैं फ़कीर और सन्यासी विद्रोह क्यों हुए। 1770 से लेकर 1820 के दशक में, यानी 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत भू लगान की वसूली और किसानों पर शोषण बढ़ोतरी होती ही गई। और 1770 के बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, अपस्त जमींदार सेनों के निकले गए सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मांग दिखा, और सन्यासी और फ़कीरों भी उनके साथ जुड़ गए और इसलिए इसे फ़कीर और सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है। कहते हैं जब 1770 में अकाल पड़ी तो जर्नल सी बात अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसान को भी आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा और इसमें फ़कीर और सन्यासी भी जुड़ गए। फ़कीर बंगाल में घुमंतरू और धार्मिक मुसलमान भिक्षुक के समूह हुआ करते थे। और दो प्रसिद्ध हिंदू नेता जिन्हें इसका समर्थन किया हुए थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। कहते भवानी पाठक और महिला देवी चौधरानी ने बहुत महत्वपूर्ण जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने अंग्रेज़ों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका सामान, नकदी, शस्त्र और बारूद छीन लिए। मजरूर शाह इसके प्रमुख नेता में से एक थे। अंततः 19वीं सदी के आरंभ में इन विद्रोह का नियंत्रण किया जा सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह थी फ़कीर और सन्यासियों का विद्रोह।
सन्यासी विद्रोहों की घटना बंगाल में 1770 से 1820 के बीच के वर्षों में हुई और कहते हैं 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे, जिनके अत्यंत अव्यवस्था और गरीबी फैल गई। कहते हैं इस आंदोलन के कारण 1770 के दौरान भीषण अकाल पड़ी। कहते हैं गरीबी फैल गई। यह विद्रोह का तत्कालीन कारण भी था और हिंदू और मुसलमानों दोनों में से तीर्थ स्थलों के जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी थे। तो कहते हैं सन्यासी और फकीरों का आंदोलन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आंदोलनों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह जो था 1859 से लेकर 1862 के बीच के अंतर्गत था। अंग्रेजों ने उनके ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों की वृद्धि हो सकती थी। यानी अंग्रेज उस समय अपने लाभ के लिए लाभांतरित होना चाहते थे। उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन यापन के बुनियादी चीज़ों पर हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी की नई तकनीक भी शुरू कर दी। किसानों और जमींदारों द्वारा भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलों के उगाने की गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया गया किसानों पे। ऐसे ही एक वाणिज्यिक फसल थी नील की खेती। आपको पता है कि नील की खेती बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज नील की खेतियों का उपयोग जो होते थे उसमें कलरों का उपयोग अपने वस्त्र उत्पादन में लगाते थे। और आपको पता है उनको किसी भी और देशों से नील प्राप्त नहीं होता था, इसलिए उन्होंने भारत में नील की खेती करने के लिए जो है किसानों को मजबूर कर दिया। और नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही किया जाता था। और नील खेती करने के किसानों के मुख्य 3 कारण थे और इन कारणों के 3 असंतोष था। पहला था नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। दूसरा था नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी, क्योंकि इसकी खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। यानी साल में एक ही फसल जो है नील खेती उगाया जा सकता था। नील खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त होती, क्योंकि जिस खेत पे एक बार नील खेती कर दी जाती थी उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती थी, इसलिए किसान जो है खाद्यान्न फसल भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारे कारण जो थे असंतोष का कारण बना 1857 के जो है नील की खेती। अगर आपको याद होगा तो इसके लिए प्रथम सत्याग्रह भी चलाई थी नील की खेती के अंतर्गत चंपारण में, इंडिगो चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो इंडिगो के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह जो है चंपारण खेरा में किया था, जिसको बाबू धाम मोतिहारी के नाम से आज जाना जाता है और बिहार क्षेत्र में प्रेजेंट है। तो इसको आप जो है पहली सत्याग्रह कह सकती हो, जो नील की खेती के अंतर्गत चलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक मैप है जो बंगाल में नील विद्रोह के क्षेत्र में 1859 से लेकर जो है 62 तक चलाई गई थी। और आप देख सकते हो कि मलादा, राजशाही, फेहना, ढाका, नदीला बहुत से क्षेत्र थे जहाँ पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विद्रोह के क्षेत्र के अंतर्गत नील के विद्रोह किए गए थे नील खेती के अंतर्गत, चूँकि बंगाल क्षेत्र में था। और ये बंगाल का ही मानचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नील की खेती के उत्पादन के कारण खाद्यान्न फसलों का जो है अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने और कभी कभार तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन भी दिया। किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया और हिंदू और मुसलमान जो है किसानों ने मिलकर हड़तालें की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज भी करवाया। कहते हैं इसमें प्रेस और मशीनरी ने इसका समर्थन भी किया और नवंबर 1880 में सरकार ने आदेश जारी किया जिसमें सूचित किया गया कि रेताओं को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है और विद्रोह के लिए इसे बड़ी जीत माना जाता है, क्योंकि सरकार को भी इसमें झुकना पड़ा। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है देख सकते हो कि यहाँ महिलाएं जो है नील किस तरह से वो उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह नील की खेती उस समय किया जाता था। तो ये आपके लिए दर्शाने के लिए कि नील खेती किस प्रकार की जाती है और इसकी सालाना फसल होती है। और नील खेती इतनी उपयोगी भी नहीं थी उस समय, इसलिए जो है उस समय किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फरियाजी आंदोलन।
कहते हैं फरयाजी आंदोलन जो था 1838 से लेके 1848, यह अंग्रेज सरकार के विद्रोह सर्वप्रथम कोई कर नहीं दिए जाने संबंधी अभियान था। यानी सरकार को कर देने से वो बिल्कुल ही इनकार कर दिए। इसलिए इसको फरयाजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व जो है सराउतुल्लाह खान और दाऊ मियाँ ने किया था और काफ़ी महत्वपूर्ण नेता थे। उनके स्वयं सेवकों और टुकड़ियों ऑर्डल्स ने नील बंगाल के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतिहारों के जो है भूस्वामियों को अत्याचार और गैर कानूनी वसूलों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। उसके पश्चात आया बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो 1830 से लेकर 1860 के दशक में चलाई गई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था। और इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली और सैयद अहमद बरेलवी, जो कि अरब के अब्दुल फलाह और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। अमूल्यतः यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का ही था और शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने जो है वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, और विशेष रूप से बंगाल में, जहां सांप्रदायिक विभेदन के बावजूद किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हुए थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है किसान विद्रोह की सार्थकता। कहते किसान विद्रोह की सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों की आक्रामक आर्थिक नीतियों ने बंगाल की पारंपरिक कृषि प्रणाली को तहस नहस करके रख दिया और किसानों की हालत को दयनीय बना दिया। देश के विभिन्न भागों में होने वाले किसान विद्रोह मुख्यतः इन्हीं नीतियों के निर्देशित थे, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब पेट में भूख लगती है तो आंदोलन भी जरूरी हो जाती है। यद्यपि इन विद्रोह का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज्य का उखाड़ फेंकने का नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत में एक जागरूकता अवश्य पैदा कर दी। अब उन्होंने और दमन के विरुद्ध संगठित होने और मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता अनुभव किया। और संक्षेप में कहें तो इस विद्रोह ने अनेकों अन्य प्रतिरोधों के लिए भूमिका तैयार कर दी, जैसे कि पंजाब में सिखों का युद्ध और अंत में 1857 का क्रांति का कारण भी बना। तो कहते हैं ये विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कहते हैं आने वाला विद्रोह के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जनजातीय विद्रोह। कहते हैं जनजातियों ने भी विद्रोह करने में पीछे नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ भी वही दुर्दशा कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो किसानों के साथ कर रहे थे। कहते हैं जिस आवास में वो रहते थे उन आवासों को जो है अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया, तो जनजाति ने भी जो है हथियार उठा लिया। इसी के अंदर जनजाति विद्रोह कहते हैं कि अन्य समूह जिन्होंने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया वो थे जनजाति के लोग। जनजाति समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और विभिन्न हिस्सा थे। उनके संयोजन और तपश्चात उन्हें अंग्रेजी प्रदेशों में सम्मिलित किए जाने से पहले इनकी जो निजी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी, क्योंकि आपको पता है कि जनजाति लोग जंगलों में रहते हैं और वो जो है आधुनिक दुनिया से संपर्क से कटे हुए सदैव रहते हैं, और उस समय अंग्रेजों के भी हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं हुई। यह प्रणाली पारंपरिक प्रकृति की थी और जनजाति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती थी। प्रत्येक समुदाय का एक मुखिया होता था जो उस समुदाय के सभी मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह स्वतंत्र होता था। जमीन और उगल उनकी जीविका के मुख्य साधन हुआ करते थे। कहते हैं जीवित रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति जंगलों से ही हो जाती थी, यानी उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी और वो जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। जंगलों से उनके सारी बुनियादी चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। जनजाति समुदाय गैर जनजातीय समुदाय से बिल्कुल ही अलग रहना पसंद करते थे। अंग्रेजी नीतियाँ और जनजाति समाज के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो अंग्रेजी नीतियाँ थी वो जनजाति के लिए बिल्कुल ही सही नहीं थी। इसने उनकी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समुदाय को नष्ट कर दिया। और कहते हैं विभिन्न देशों के जनजाति समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब कहते हैं अपनों पर आता है तो विद्रोह भी करना पड़ जाता है। कहते हैं हम दूसरे को तो देख लेते हैं, लेकिन जब अपने पे बीतता है तब एहसास होता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब जनजातियों पर पड़ा तो इन्होंने जो है हथियार उठा लिया, और उनके आंदोलन गैर औपनिवेशिक प्राकृतिक के थे, क्योंकि वे सभी औपनिवेशिक शासन के विरोध में चलाए गए थे। यानी देखा जाए उनका विद्रोह प्राकृतिक थे। जनजाति लोग पारंपरिक हथियार
विशेष रूप से धनुष बाणों का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होते थे। वो पुराने हथियारों का ही उपयोग किया करते थे और अक्सर हिंसक हो जाते थे। अंग्रेजों ने इनका सख्ती से दमन कर उन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया था। ये कहते हैं 9th क्लास में ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें आता है, ठीक है, कि इनको अपराधी क्यों घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के अंतर्गत। इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और कईयों को तो फांसी को भी सजा दी गई। जनजातीय आंदोलन भारत में कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा, परंतु जहाँ तक उपनिवेश विरोधी और आंदोलन का प्रश्न है, यह लोग इनमें भाग लेने के मामले में अन्य समाजी समूहों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहे। अब हम कुछ मुख्य जनजाति विद्रोह के संबंध में पढ़ेंगे जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध खड़े हुए थे। सर्वप्रथम हमारे समक्ष जो आता है संथाल विद्रोह। कहते हैं संथाल विद्रोह का समय काल जो था 1855 से लेकर 1857 तक थी। संथालों के ग्रंथ में दमन एक हो अथवा स्थान प्रगान कहा जाता है था और इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर के दक्षिण में उड़ीसा तक जो है हाजीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत थी। और अन्य जनजातियों की तरह संथाल भी जंगलों और वनों में अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम किया करते थे और वो अपनी ज़मीन पर तब तक खेती बाड़ी करके शांतिपूर्ण जीवन यापन करते रहे जब तक कि अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, साहूकार और ऋणदाताओं ने, जमींदारों और थोक सौदागरों ने अपने हाथ नहीं ले लिए। कहते हैं ये अपना जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण जी रहे थे, लेकिन इनके जीवन में खलल डालने के लिए अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, साहूकार, जमींदार और थोक सौदागरों ने अपने साथ जो है मिला लिया और उन्हें सामान उधार लेने और फसल के जो है समय भारी ब्याज सहित इसे वापस करने के लिए मजबूर करते थे। कहते हैं उनके सारे कुछ को छीन लिया गया और मजबूरन इनको जो है उनसे ऋण लेना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उन्हें महाजनों को न केवल अपनी फसल देनी पड़ती थी बल्कि उनके साथ ही अपने हल बैल और अंत में ज़मीन भी देने पर मजबूर होना पड़ता था। तो कहते हैं संताल भी इन्हीं कारणों से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। बहुत जल्द ही वे बंधुआ मजदूर बनते चले जा रहे थे, क्योंकि सारे कहते हैं संपत्ति तो बड़े बड़े साहूकारों को उन्होंने दे दिया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उनके पास कुछ रह भी नहीं गया था। कहते वो अपने हल बैल जमीन देने पे मजबूर हो जाते थे और नहीं बनता था तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था और फिर अपने ऋणदाताओं की ही सेवा करते रहते थे। शांतिपूर्ण जनजाति समुदाय ने अब अपने शोषक अंग्रेज अफसरों, जमींदारों और ऋणदाताओं के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय संथाल विद्रोह के अंतर्गत, यानी सिद्धू करते थे और कानू कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा विरोध लड़ाई में बहादुरी से मुकाबला किया और दुर्भाग्यवश इस असमानता स्तर की लड़ाइयों में स्थान विद्रोह का दमन कर दिया गया था, परंतु यह विद्रोह भविष्य के लिए कृषक संघर्षों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। बेशक इसको दमन किया गया, लेकिन सभी जनजातियों में ये प्रेरणा का स्रोत बन गया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्रांतिकारी का है, जिनका नाम तिरका मंजू है। इन्होंने बहुत काफ़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से जो है संघर्ष किया और अपना जीवन को जो है कुर्बान किया एक आंदोलन के रूप में, यानी एक आंदोलनकर्ता के रूप में इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण दिए अपना कर्तव्य निभाया, जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो समय काल था 1899 से लेकर 19वीं शताब्दी तक, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। बेशक एक साल के अंतर्गत ही था, लेकिन महत्वपूर्ण था। 1857 के पश्चात हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोह में से एक था मुंडा विद्रोह। पारंपरिक रूप से मुंडाओं के जंगलों की सफाई करने के रूप में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें किसी अन्य जनजाति को नहीं दिया गया था, परंतु अंग्रेज के आने से बहुत समय पहले से ही व्यापारी और ऋणदाताओं के हाथों इस भू पद्धति को जो है विनष्ट कर दिया गया था। परंतु जब अंग्रेज वास्तव में क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों के इस क्षेत्र से परिचित कराया तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेज़ी से नष्ट करने में सहायता की। यानी जब उनके बारे में पता लगा, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगा, तो उन्होंने उस क्षेत्र को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन ठेकेदारों को इनके साथ काम करने के लिए जो है इकरारनामे में जो है बंधे मजदूर की आवश्यकता थी, यानी इन्होंने इकरारनामा करवाया
जो कि उन्हें बंधे हुए मजदूर की आवश्यकता थी। अंग्रेज और उनके ठेकेदारों के हाथे मुंडाओं को इस विस्थापन के जो है महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। और इस विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, जो कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक थे, क्योंकि उन्होंने जो है मिशनरी से शिक्षा प्राप्त किया हुआ था। उनको पता थी कि दास्तां सही नहीं है। उसने अपनी जनजातियों के लोगों को जो है पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा को जीवित रखने के लिए प्रेरित भी किया। अंग्रेजों द्वारा अपनी बंजर भूमि पर कब्जे से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई करना महत्वपूर्ण था, और इसके लिए बिरसा मुंडा ने ऋणदाताओं, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और उसने पुलिसों, थानों, गिरजाघरों और धर्म प्रचार को यानी मिशनरियों पर भी आक्रमण किया। यानी वो हर एक क्षेत्र में आक्रमण किया जहाँ से उनका जो है सही रूल रेगुलेशन बन सके। दुर्भाग्यपूर्ण विद्रोह की हार यानी विद्रोहियों की हार हुई, और शीघ्र ही सन 19वीं शताब्दी में जेल में मुंडा को जो है मृत्यु हो गई। परंतु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और वो एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति बन गए, और उन्होंने विद्रोह को जो उन्होंने किया था उनको आज भी जो है दोहराया जा सकता है। 1908 में छोटा नागपुर का सरकारी अधिनियम यानी टेनेस एक्ट के अधीन लोगों को भूमि पर कुछ स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे, और जनजाति के बंधुआ मजदूर पर भी रोक लगा दी गई थी। देखिए, उनके कोशिशों के कारण ही ये सब हुआ, और ये सब बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के निर्माता एक ऐसी व्यक्ति बन गए जिन्होंने आज याद किया जाता है, और याद किया भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर दिख रहा है वो बिरसा मुंडा का है, जिन्होंने जो है जनजातियों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन्होंने मशीनरी से जो है ज्ञान प्राप्त करके हर संभव जो है अपनी जनजाति के लिए संरक्षण का प्रावधान किया। बेशकली इनकी मृत्यु जेल में हो गई, लेकिन इनकी योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता, और आने वाला समय में हर कोई विद्रोह में जो है इनकी जो इन्होंने जिस कारणों से इन्होंने विद्रोह किया था उस बातों के लिए याद किया जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जयंतिया और गारो विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी आधुनिक असम के सिलहट आज का बांग्लादेश से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई, और भारत के उत्तर पूर्वी भाग आधुनिक मेघालय में जयंतिया और गौरव लोगों ने इस सड़क के निर्माण का विरोध किया, क्योंकि इससे जो था उनकी जनजाति के ऊपर हस्तक्षेप था। इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। अंग्रेजों के सैन्य दलों के आवागमन के लिए अधिक महत्व की थी। 1827 में जयंतीय लोगों ने काम को रोकने की कोशिश भी की, और बहुत जल्दी ये असंतोष पड़ोस के गारो पहाड़ियों तक फैल गया। सतर्क अंग्रेजों ने कुछ जयंतियों और गौरव गांवों को जला दिया गया, और अंग्रेजों द्वारा सन 1860 के दशक में जो है गृह कर और आयकर शुरू भी किए जाने पर ये शत्रुओं और भी बढ़ गई। यानी जब उन्होंने आयकर कर शुरू किया और गृह कर शुरू किया तो इसके कारण जो है गारो और भी उनके विरोध हो गए, और जयंतियों के नेताओं ने यूकू कांग्स नगावाह के गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी फांसी दे दी गई, और गारो नेता तेलंगाना संगामा अंग्रेजों से हार गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा ये यू किंगांग नगावाह स्मारक है, जो कि उस समय उस का प्रतीक था, आंदोलन का प्रतीक था, और ये स्मारक काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भील के विद्रोह। कहते हैं भीलों का भी विद्रोह देखने को मिला, और ये समय काल था 1818 से लेकर 1831 तक। भीलों की अधिकांश आबादी भी खनावदेश में आधुनिक जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात है। खनावदेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, और भीलों ने उन्हें विदेशी माना, और बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिकाजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की जो है बिगुल बजा दी। उसके पश्चात आता है कोले विद्रोह। कोले विद्रोह जो था 1831 से लेकर 1832 तक, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में कोलों ने अपने मुखियाओं के अधीन स्वामित्व प्राप्त कर ली थी, परंतु अंग्रेजों ने आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जहाँ भी जाते थे उनकी स्वतंत्रता के ऊपर एक खतरा था। तब उपरांत जनजाति जमीनों के हस्तक्षेप और साहूकारों, व्यापारियों, अंग्रेजी कानून के आने से वहाँ बहुत तनाव पैदा हो गया था, और इसने कोल जनजाति के संगठित होने और विद्रोह करने के लिए उकसाया भी, और इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा
कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर दूर के स्थानों सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। यानी कोल विद्रोह इतनी महत्वपूर्ण थी कि अंग्रेज की नींव तक हिला दी और उनको दूर दूर से सैनिक मंगवाने के लिए विवश कर दिया। उसके पश्चात था मैपिलिया विद्रोह। देखिए ये जो थी 1836 से लेकर 1854 तक की युद्ध थी और कहते मैपिलिया भारे और खेती-बाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मलबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मलबारा क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानून के साथ जमीन के मालिकों और मुख्यतः हिंदू द्वारा अत्याचारों जो है मैपिलिया लोगों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया भी। और कहते मैपिलिया लोगों के दमन में अंग्रेजों के बहुत वर्ष लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर किसान आंदोलन यानी किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह और जो है यहाँ जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम 1857 क्रांति में हुए और भी जो है हम क्रांतियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा और बाद में अगर त्रिपाण सेंटर को कहीं देखना चाहिएगा तो शायद प्राप्त न हो। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए हर वीडियो उपलब्ध है। ठीक है। आप चाहो इसको क्लास वाइज देखो, चैप्टर वाइज देखो, सिलेबस वाइज देखो, सभी चीज़ों का प्रावधान है। तो ये आपके लिए आसान है। देखिए, सोचिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।